Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का हम लोग का ज्योग्राफी का, जो कि इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया है। देखेंगे ज्योग्राफी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और ये क्वेश्चन जो आपके रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आपको 2-3 लाइन में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो यहाँ से आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी को भी शेयर करना है दोस्तों के साथ तो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग जैसे कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल परिवहन के क्या लाभ है। क्वेश्चन आपका है कि जल परिवहन के क्या लाभ है, इसका लाभ के बारे में आपको लिखना है। तो देखते हैं हम इसका कौन कौन से लाभ है। तो यहाँ पे अगर लाभ की बात करें तो आप सबसे पहले आपको लिख देना है कि जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ है। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका परिवहन का सस्ता साधन। जल परिवहन जो होता है अन्य परिवहन की, यानी स्थल परिवहन, इसको हम थल परिवहन कहते हैं, और वायु परिवहन, इन दोनों की अपेक्षा जो होता है जल परिवहन सस्ता होता है। तो इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा सामानों की सुरक्षा। इसमें जो जल परिवहन जो होता है इसमें सामान की सुरक्षा होती है, किसी तरह चोर डाकुओं की ये सब की खतरा नहीं होती ज़्यादा, तो यहाँ पे सामानों की सुरक्षा हो जाती है। तीसरा हो जाएगा कम निर्माण लागत, और चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका रख रखाव में कम हुआ है। किसी भी रखने की जगह में इसका कोई खर्चा नहीं होता ज़्यादा, तो रख रखाव में कम हुआ है। तो उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग का लास्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश पे जब व्यापार करते हैं तो हमारा जो व्यापार होता है वो जल परिवहन के लिए द्वारा होता है। ऐसे उस परिवहन में बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। तो ये पॉइंट कुछ थे इस क्वेश्चन के अनुसार लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्षक कारक बताएं। इससे संबंधित आपको 3 प्रतिकर्षक कारक बताने बोलता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते थे प्रवास कहते हैं किसको। तो इसका डेफिनेशन आपका हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान में लंबे समय के लिए प्रस्थान करना प्रवास कहलाते हैं। जब हम किसी एक स्थान में रहते हैं और उस स्थान को छोड़कर लंबे समय के लिए किसी दूसरे स्थान में चले जाते हैं, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रवास कहते हैं। अब जिसके निम्नलिखित प्रतिकर्षक कारक हैं, और इससे पहले आप लोग थोड़ा प्रतिकर्षक प्रवास के जो होते हैं 2 कारण होते हैं, एक होता है प्रतिकर्षक और दूसरा होता है अपकर्षक। उसके बारे में थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। प्रतिकर्षक कारक उसको कहते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी इच्छा अनुसार जाते हैं। अपकर्षक कारक वह होते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं जाते हैं, मजबूरी में जाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप किसी गांव में या फिर किसी जगह पर रहते हैं, वहाँ पे आपको उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है और उस बजाय पर या फिर किसी तरह की नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते आपको उस जगह को छोड़ना पड़ता है। इस स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, प्रतिकर्षक कारक कहेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पे अपकर्षक पूछा जाए तो अपकर्षक कारक में वो हो जाएगा जैसे अचानक कहीं पे भूकंप आ गया, पूरे घर और खत्म हो गया, वहाँ पे पूरा जो एक तरह का मोहल्ला तोहल्ला जो भी था वो सब नष्ट हो गया। इस स्थिति में आपको उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम उसको कहेंगे अपकर्षक कारक। या फिर अचानक प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे बाढ़ और या फिर किसी तरह की, मतलब पूरे जगह को नष्ट कर दिया और उस स्थिति में आपको वहाँ से मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, उसको हम कहते हैं अपकर्षक कारक। तो ये था अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक में थोड़ा सा अंतर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसके निम्नलिखित प्रतिकर्षक कारक है। पहला हो जाएगा नौकरी, जैसे बता दिया आप लोग को, रहने की बेहतर सुविधाएं तथा अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका सामाजिक और सुरक्षा। सामाजिक और सुरक्षा कैसे होगा, जब हम किसी एक स्थान में रहते हैं वहाँ पे हमारे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी जान पहचान रहती है। लेकिन जब उस समाज को छोड़ के जब किसी अलग स्थान पर रहते हैं तो वहाँ पे हमारी सामाजिक और सुरक्षा हो जाती है। उस समाज के लोग से इतना जान पहचान नहीं हो पाती, लेकिन धीरे धीरे कुछ साल रहने के बाद हमारी हो पाती है। तो पहला आपका ये भी पॉइंट हो जाएगा आपका सामाजिक और सुरक्षा। उसी तरह तीसरा पॉइंट भी आपका राजनीतिक गड़बड़ी। पहले जहाँ रहते हैं वहाँ से राजनीतिक से हमारे ताल्लुक़ रहते हैं, लेकिन जब हम अलग चले जाते हैं तो वहाँ पे राजनीतिक आपका अलग हो जाती है, जिससे राजनीतिक में गड़बड़ी भी हो जाती है। तो राजनीतिक गड़बड़ी ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग का, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 4 वृहद औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखें। भारत के 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के नाम आपको लिखना है। तो कौन से हो जाएगा, तो ये पहला पॉइंट है आपका सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र के क्या है, भारत के वृहद हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट जाएगा कोयला उद्योग। उसके बाद तीसरा पॉइंट जाएगा लोहा इस्पात उद्योग, और चौथा जो पॉइंट जाएगा मैग्नीज उद्योग। इन 4 जो उद्योग है भारत के वृहद हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि परिवहन तथा संचार में अंतर बताएं। किसको कहते हैं, परिवहन तथा संचार किसको कहते हैं। तो सबसे पहले परिवहन का डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। किसी माल अथवा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना परिवहन कहलाते हैं। बड़े बड़े सामान, जब कोई भी सामान माल होता है, जब भी गाड़ी द्वारा या फिर यातायात द्वारा जिसके भी द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, उसको हम कहते हैं परिवहन कहते हैं।
जिसका माध्यम क्या हो जाएगा आपका, ये परिवहन रेल मार्ग हो जाएगा, वायु मार्ग हो जाएगा और यहाँ पे आपका जल मार्ग हो जाएगा। वायु मार्ग, रेल मार्ग द्वारा हम लोग परिवहन करते हैं। अब आते हैं डिफिनेशन संचार की तरफ से। संचार क्या होता है? संचार हो जाएगा किसी सूचना अथवा खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। उसमें सामान और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता था, लेकिन इसमें आपका हो जाएगा खबरों अथवा सूचना अथवा खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। सेम डिफिनेशन सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा आपका खबर और सूचना दिया हुआ है, उसमें आपका माल अथवा आपका वहाँ पे सामान हो जाएगा, उस तरह से सामान चीज़ें। और यहाँ पे होगा माध्यम, जिसका माध्यम क्या होता है? टेलीफोन होता है, डाक होता है, मोबाइल होता है, इंटरनेट आदि, ये सब जो चीज़ होती है सूचना के संचार के माध्यम होते हैं। तो इसका आपका इन दोनों में अंतर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 5वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बहुपक्षीय व्यापार क्या है? इसके बारे में आपको डेफिनेशन बताना है, बहुपक्षीय व्यापार क्या है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऐसा व्यापार जिसमें वस्तु या सेवाओं को कई देशों के बीच आदान प्रदान होता है। ऐसा व्यापार जिसमें हम किसी भी वस्तु को एक देश से दूसरे देश के बीच आदान प्रदान करते हैं, और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, एक देश अनेक देशों के साथ व्यापार करने की स्वतंत्र होता है। मतलब अपने आप को आज़ादी मिलती है एक देश की, वो आसानी से दूसरे देश के साथ व्यापार स्वतंत्र रूप से बिना किसी तकलीफ के आसानी से वो व्यापार कर सके, तथा बाजार मूल्य के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने, उसके बाद यह खरीदने और बेचने का निर्णय लेता है। इसमें क्या होता है, बाजार जो होता है मूल्य के आधार पर कोई भी वस्तु जितना मूल्य उस वस्तु का हो सकता है, आधार पर सेवा को खरीदने और बेचने का निर्णय लेता है। तो ये हो जाएगा आपका बहुपक्षीय व्यापार। 6 क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा, क्योंकि उधर 5 तक हो गया है। धात्विक तथा अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताने बोलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धात्विक खनिज के बारे में कि धात्विक खनिज कहते हैं किसको। तो धात्विक खनिज जाएगा ऐसे खनिज पदार्थ जिनको गलाने से धातु की प्राप्ति होती है। ऐसे खनिज पदार्थ जिनको गलाने से धातु की प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं धात्विक खनिज कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा तांबा, लोहा, तांबा, बॉक्साइट आदि जो है धात्विक खनिज कहलाती है। सब धात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा ये खनिज प्राय अग्निय चट्टान में पाए जाते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये खनिज प्राय अग्निय चट्टान में पाए जाते हैं। तो ये आपका ये हो जाएगा। अब इसी तरह इसका विपरीत अधात्विक खनिज का हो जाएगा 3 पॉइंट। ऐसे खनिज जिनको गलाने पर धातु की प्राप्ति नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कोयला, संगमरमर, पोटास, उसके बाद आदि क्या हो जाएगा, अधात्विक खनिज है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये खनिज प्राय तलछटीय चट्टान में पाए जाते हैं। तो ये रहा इन दोनों का अंतर, और ये 3 पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही आसान से भाषा है और ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पार महाद्वीप रेल मार्ग क्या होता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आपसे लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। पार महाद्वीप रेल मार्ग ऐसी रेल मार्ग है जो पूरे महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये रेल मार्ग ऐसी है जो जितने भी महाद्वीप है सभी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अब देखते हैं इसका निर्माण क्यों किया गया था। तो इसका निर्माण किया था आर्थिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। ये जो इसका निर्माण जो मुख्य था आर्थिक और राजनीतिक तथा विभिन्न देशों की लंबी यात्राओं को सुविधा प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। अब इसके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से इसके उदाहरण है। तो हो जाएगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग तथा ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। ये जो है इस पार महाद्वीप रेल मार्ग के उदाहरण है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह आपका आए तो इस तरह का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 8वां क्वेश्चन है कि पोताश्रय और पत्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। पोताश्रय और पत्तन के बीच आपको अंतर स्पष्ट करने बोलता है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले समुद्र जल का वह क्षेत्र है जो खुले सागर से सुरक्षित रहता है। समुद्र में जो जल होता है उसका वह क्षेत्र है जो खुले सागर से सुरक्षित रहता है। ऐसे क्षेत्र में जहाज लंगर डालते तथा समुद्री तूफान से सुरक्षित रहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए सपोज है कि यहाँ पे एक समुद्र है ये, और इस समुद्र से अचानक कोई इधर ऐसे भर गया और फिर ऐसे है। अब यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है और ये वाला जो क्षेत्र रहेगा इस वाले क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं पोताश्रय। ये वाला आपका हो जाएगा पोताश्रय क्षेत्र, इस क्षेत्र को। अब दूसरा आपका डिफिनेशन है यहाँ पे कि पत्तन के बारे में, और इसी तरह दूसरा डिफिनेशन इसका पत्तन को जाएगा, जबकि पोताश्रय सहित नगर को पत्तन कहते हैं। अर्थात जिस तरह कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है
ठीक उसी प्रकार जहाज पत्तन में आकर रुकती है। इसका ये मान लीजिए जैसे हम समुद्र यहाँ पे जैसे बनाए थे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे समुद्र हो गया। अब इस समुद्र से यहाँ पे जो ऐसे भरा गया और यहाँ पे ऐसे ऐसे समुद्र पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला भाग को हम लोग पहले बता दिया आपको कि पोताश्रय कहते हैं, और इसी पोताश्रय सहित बताया कि इसका डिफिनेशन पत्तन का। यहाँ पे किसी तरह का एक स्टेशन बना दिया टाइप का, जहाँ पे जहाज़ों को सामान चढ़ाया जाए और उतारा जाए। इसी को स्टेशन को हम कहते हैं पत्तन कहते हैं। और पोताश्रय को कहते हैं ये पूरे वाले क्षेत्र जहाँ पे समुद्री हवा तूफान आदि चीज़ों से बचा सके उसे हम कहते हैं पोताश्रय कहते हैं। तो ये जो कहीं भी पोताश्रय प्राकृतिक भी हो सकता है या फिर आदमी बनाता भी जहाज ये क्या कहते हैं रोकने के लिए, ताकि तूफान उफान से बचे। तो पोताश्रय दो तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। और पत्तन जो है यहाँ पे पत्तन पोताश्रय में बनाया जाता है स्टेशन के रूप में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। भारतीय कृषि की क्या प्रमुख समस्या है? तो आपको लिखना है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका सिंचाई का अभाव। भारत में सिंचाई की बहुत अभाव है, जिसके कारण भारतीय कृषि की समस्या हो रही है। तीसरा हो पूंजी का अभाव, बहुत सारे लोग नहीं पा रहे खेती करने सिर्फ पूंजी के कारण। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा पूंजी का अभाव। अगला पॉइंट हम लोग का जो कि पॉइंट नंबर 3 है तकनीकी ज्ञान का अभाव। यहाँ पे भारत के लोग को इतनी कृषि के बारे में इतना सही से ज्ञान नहीं है, जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो तकनीकी ज्ञान का अभाव ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट हो जाएगा अच्छी खाद बीज का अभाव। यहाँ पे अच्छी खाद बीज भी नहीं मिलती है। और चौथा हो जाएगा सरकार की उदासीनता। ये सब कुछ पॉइंट थे जिसमें भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दें। भारत में कहाँ कहाँ अभ्रक पाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको वितरण देना है। जब भी किसी चीज़ के वितरण के बारे में लिखा रहे तो आपको जहाँ पे पाए जाते हैं, जिस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, उन सब के नाम को आपको लिखना है। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं किस तरह इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत में अभ्रक मुख्य झारखंड, आंध्र प्रदेश व राजस्थान में पाए जाते हैं। अब इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। उसके बाद दिया हुआ है झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है तथा राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। उसके बाद और जो 2-3 लाइन है वह कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर आदि में अभ्रक का निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये था इसका अभ्रक के बारे में। तो यहाँ तक 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन कवर हो गया। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिए और दोस्तों के साथ जिसको भी शेयर करना है शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।